हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव कुमार सिंह है और मैं परमाणु ऊर्जा विभाग के आर्यकैट रिसर्च सेंटर में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है वैज्ञानिक सहायक पोस्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको अपना रिजल्ट शो कर देता हूं ताकि आपको ये लगे कि नहीं मतलब कितना मार्क्स मेरा आया था, कितना कट ऑफ गया था, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये परमाणु ऊर्जा विभाग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये PDF है जो हम लोग का रिजल्ट आया था, वो PDF है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें अगर आप बात किया जाए कितना सीट था तो देख सकते हैं कुल मिला के 4 सीट था, एक UR का, एक OBC का, एक SC का और एक ST का। ठीक है, कुल मिला के 4 सीटें थी, सभी कैटेगरी में एक एक सीटें थी। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं कि कुल मिला के जो एप्लीकेशन जो सबमिट हुए थे वो 1111 और कितने बच्चों का सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था तो 1079, लेकिन अटेंड कितना किया तो 300 स्टूडेंट ने अटेंड किया था। और इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई किया था वो 21 बच्चों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, 21 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, लेकिन उनमें से आए 20, एक जो है घर निकल गए थे। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं OBC कैटेगरी से आप देख सकते हैं ये 460 रोल नंबर शिव कुमार सिंह, आप देख सकते हैं मैं OBC कैटेगरी से मैं सेलेक्ट हुआ। बाकी ये SC ST वाले भी हैं। ठीक है, ये पंकज सिंदेल और ये वेंकटेश भाई है ना। तो ये था कुल मिला के ये हमारा रिजल्ट था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। मैंने सिर्फ पहली अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू को क्रैक किया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं अब बस विस्तार से समझने वाले हैं, एक एक स्टेप्स को पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि क्या मैंने फेस किया, क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न था, क्या एग्ज़ाम का लेवल था, है ना। इसके बाद और क्या अब मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो सारा का सारा इसमें अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम पहले ले चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी पहलुओं पर बात करेंगे जिन पहलुओं को आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो पहलू ज़रूर आपको अपनाने पड़ेंगे, है ना। और सिलेक्शन में और किन किन पहलुओं का महत्व होता है वो सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक्चुअली में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग में जितने भी डिपार्टमेंट में जैसे कि बार्क, IPR, न्यूक्लियर पावर प्लांट, IGCR, आर्यकैट या फिर हैवी वाटर बोर्ड या फिर कोई और अन्य GSO भी इसमें आता है, जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई DAE का कोई और अलग ऑर्गेनाइजेशन, सभी में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ये ऑलमोस्ट सेम क्यों होता है दोस्तों, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिसका जो वेटेज होता है इंटरव्यू का वो 100% होता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिसमें सिलेक्शन में 50% वेटेज तो वो इंटरव्यू को देते हैं और 50% वेटेज आपको एग्ज़ाम को देते हैं। तो दोस्तों अपन जो सबसे मेन महत्वपूर्ण जो आपको स्टेज होने वाला है वो इंटरव्यू ही होने वाला है कि अल्टीमेटली DAE में आपको इंटर करने के लिए इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अब आप DAE को अब मैं बताऊँ, DAE में सबसे मैं बता रहा हूँ कि इसकी महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है दोस्तों। पता है दोस्तों, जब मैं ये परमाणु ऊर्जा विभाग में जब मैं सिलेक्शन लेने के बाद अटेस्टेशन फॉर्म होता है उस पर साइन कराने के लिए मैं BDO के पास गया था। BDO साहिबा हमारे मतलब ब्लॉक की BDO साहिबा है, नई अभी नियुक्त हुई है। उससे जब साइन करवाने के लिए गया तो जब वो मुझसे पूछी कि आपका किस चीज़ के लिए सिलेक्शन हुआ, तो मैंने बोला साइंटिफिक असिस्टेंट। तो वो बोला क्या, तो फिर मैंने बोला कि वैज्ञानिक सहायक। तो ये मैंने वर्ड जो बोला ना वैज्ञानिक सहायक, ये मतलब ये बोलते ही मैडम फिर बोलो बड़े यार तुम वैज्ञानिक, मतलब मैं समझ रहे हैं, मतलब ये DAE का महत्व समझिए। मतलब DAE को, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं पहले उसका महत्व समझ में आना चाहिए, उसका पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि DAE एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो ये आपको एक अलग पहचान देती है। DAE का आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे इसकी एक अलग पहचान देती है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूं दोस्तों DAE में और कोई भी JEE का अलग अलग एग्जाम हो उसमें क्या डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। दोस्तों DAE का सबसे अच्छी बात मुझे लगती है पर्सनली कि आपका अगर मान लो कि अभी मैं मानता हूं कि JEE की इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये अपन जो साइंटिफिक असिस्टेंट है वो JEE की इक्विवेलेंट है, डिप्लोमा दोनों में एलिजिबल है। ठीक है,
तो इसमें भी आपको एलिजिबिलिटी की अगर बात किया जाए तो मैं बीच में लिखता हूँ, इसमें भी अदर जेई के एग्जाम में भी डिप्लोमा एलिजिबल है, इसमें भी एलिजिबल है। लेकिन आप किसी भी जेई के एग्जाम लिखोगे उसमें जो पोस्ट का जो नाम होगा सबसे पहले तो वो जेई होगा, है ना, इस टाइप का पोस्ट का नाम आएगा। लेकिन अगर डीएई में अगर आप आते हो तो आपका जो पोस्ट का नाम होगा वो होगा वैज्ञानिक सहायक। क्या होगा? वैज्ञानिक सहायक। तो आप तो सबसे पहले पोस्ट का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा जो फर्क है वो है कि आप किसी भी जेई में सिलेक्ट होगे तो जब आपका प्रमोशन होता है ना तो एई पोस्ट पे, तो आप ऑन एन एवरेज जो डिप्लोमा लेवल में जो जॉब मिलती है वो लेवल 6 का मिलता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। किसी किसी में लेवल 7 का है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको लेवल 6 का मिलता है। दोस्तों डीएई में आने के लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो करने वाला हूँ, आप सुन के दंग रह जाओगे। जब आप कहीं भी जेई से जब एई बनोगे ना, मतलब आप मान लो कि जेई लेवल 6 में है ना, इसको हम लेवल 6 कर देते हैं, और एई आप मान के चलो कि ये लेवल 8 का है, ठीक है। तो अब बीच में एक स्टेज आता है लेवल 7 का, ठीक है दोस्तों। ये आप जेई टू एई में आपको ऑन एवरेज मान के चलिए कि प्रमोशन होने के लिए 5 साल तो मिनिमम लगेंगे। ये मिनिमम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें हो ही जाओगे, इतने बन जाओगे। लेकिन डीएई का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों कि ये सिर्फ 2 साल में आपको प्रमोशन करती है, और जो फिर अगला प्रमोशन है वो भी सिर्फ 2 साल में है, फिर जो अगला प्रमोशन है वो आपका 3 साल में है। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब आपका जेई से एई बनने में आप मान लो 5 साल से ज़्यादा लगता है, आपको ये हो सकता है 10 साल भी लग जाए। आपके मतलब स्टेट गवर्नमेंट का तो ये हाल है दोस्तों कि इसमें 10-10 साल 12-12 साल लग जाता है, फिर भी वो जेई रहता है। लेकिन आप डीएई में आओगे ना तो 2 साल में प्रमोशन, अगला प्रमोशन, फिर 2 साल में, फिर अगला 3 साल, मतलब समझ रहे हैं। यहाँ लेवल 6 के यहाँ पे भी आप ज्वाइन करोगे, स्टार्टिंग में सेम रहेगा, लेकिन आप ठीक 2 साल के बाद लेवल 7 हो जाओगे, उसके ठीक 2 साल के बाद लेवल 8 में इंटर कर जाओगे। इस तरीके से मतलब बढ़ते जाएगा। तो इसमें जो प्रमोशन होता है डीएई में दोस्तों एकदम एक जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लोग सिलेक्ट जो करता है ना, जिस कारण से कि इसमें जो कि प्रमोशन बहुत एक्सपोनेंशियल होता है, डीएई कुछ ऐसा ही है। बहुत से बहुत आप 2 साल, तो मैक्सिमम एक्सटेंडेबल बस 1 साल है, मतलब 3 साल में तो देना ही है। तो आप डीएई का महत्व समझ गए कि ये परमाणु ऊर्जा विभाग है क्या, और फैसिलिटी तो मतलब जो अदर होता है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसका एक यूनिट बेस्ड जॉब होता है, मतलब आपको सिर्फ एक जगह ही रहता है। तो उसमें डीएई का आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको स्कूल, वहाँ पे कॉलेज भी मिल जाएंगे, है ना, हॉस्पिटल, बैंक, सब कुछ डीएई मतलब। तो आप सबसे पहले इस चीज़ के लिए मोटिवेट होइए कि मुझे डीएई का एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना है, क्यों मुझे डीएई में सेलेक्ट होना है फाइनली, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी आप जर्नी में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या प्रोसेस को फॉलो अप किया है, ठीक है दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डीएई का इंटरव्यू का टाइमिंग कितना होता है। तो दोस्तों टाइमिंग होता है, आप मान के चलिए आधे घंटे से 1 घंटे। अब वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू कैसा गया है उस पर भी। और दूसरा चीज़ एग्जाम का कैटेगरी भी, पोस्ट का कैटेगरी भी। जैसे 2 तरह के पोस्ट डीएई में आते हैं, एक आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, एक आता है स्टाफ ट्रेनिंग। मतलब जैसे अभी बार का जो निकला है तो वो ट्रेनिंग वाले पोस्ट है। तो ट्रेनिंग वाले पोस्ट में क्या है दोस्तों कि पहले 2 साल ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर आपको साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, थोड़ा इंटरव्यू जो है आधे घंटे तक सिमट जाता है। लेकिन जो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट डायरेक्ट बना रहा है उसमें आपका इंटरव्यू 1 घंटे तो चलना ही है, 50 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे, सवा घंटे, इस तरीके से चलते हैं दोस्तों। तो अब क्वेश्चन होता है कि डीएई का इतना लंबा समय क्यों, दोस्तों आपको जैसा ही नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये काफ़ी ही ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट होते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट, इसलिए ज़रूरी है कि आपका प्रेजेंस माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपकी सहनशीलता कितनी है, ये चीज़ देखनी होती है। तो इंटरव्यू को टाइमिंग को लेके ना सबसे बड़ा जो फैक्ट है ये 2 चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को और आपकी सहनशीलता को, आप में कितना संयम है, इस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इंटरव्यू आप जैसे कि आप अगर आप नहीं भी एग्जाम अच्छा से आप परफॉर्म करोगे ना, आप देखोगे मतलब आप बहुत ही ज़्यादा खराब करोगे तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी इंटरव्यू दोगे ना, अगर मान के चलो आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है लेकिन ठीक ठाक इंटरव्यू दिए हो, फिर भी आप गौर करो कि उसका इंटरव्यू का टाइमिंग यार 1 घंटा तो चला ही था, 1 घंटा तो लगभग चला ही है। तो जिसका सिलेक्शन हुआ उसका भी और जिसका नहीं हुआ उसका भी। तो अल्टीमेटली वो आप
आपको जो है थोड़ा सा 1 घंटे रोक के आपके संयम को, आप में अंदर में कितना पेशेंस है उसको चेक करना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दें कि इंटरव्यू का टाइमिंग कितना और इतना ही क्यों, ये हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है इंटरव्यू पैनल के बारे में। तो दोस्तों इंटरव्यू पैनल एक्चुअली में किस तरीके का होता है, दोस्तों मैं बताना देना चाहूँगा कि इंटरव्यू पैनल आपको कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आपका बीच में जो है इस तरीके से बना होगा, आपका जो है बीच में यहाँ पे मान लो आपका यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपका चेयर लगा होगा, है ना। आप यहाँ पे आप बैठोगे, ठीक है। और इस पैनल में, इंटरव्यू पैनल में आप मान के चलो इंटरव्यू पैनल में आप मान के चलो कि 7 से, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 7 से 10 लोग होते हैं, जो कि कौन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। कौन होते हैं, साइंटिस्ट। अधिकतर बच्चे यहीं पे जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, क्योंकि आपके सामने में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साइंटिस्ट बैठा है। कौन बैठा, साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं बाकायदा, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बैठे होते हैं। और जब बच्चा जो है जब इंटर करता है, जब इंटर करता है, तो ये चीज़ देख के ही और ये चीज़ सोच के ही मैक्सिमम बच्चे यहीं पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। और यही दोस्तों कारण है सबसे बड़ा, जिसके कारण से आप मान के चलो कि डीएई में 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप मान के चलो कि इसमें से जो 90 बच्चे होंगे ना, वो दूसरी, तीसरी या चौथी इतना बार इंटरव्यू देके निकला है। मुश्किल से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले पाते हैं, समझ रहे हैं। 90% तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस 90% में आना है या फिर आपको 10% में आना है। भाई मैं तो 10% में आया हूँ, कि मैं पहली बार में ही मैंने पहला इंटरव्यू ही दिया था डीएई का, मैंने पहला इंटरव्यू एक्चुअली में आरकेट का ही दिया था, ठीक है। और उसी में मैंने अपना सिलेक्शन लिया है। तो आपको इस 10 में आना है, और इस 10 में 10% आने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यही चीज़ मैं आज अब विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यू पैनल के बारे में समझ गए कि आप यहाँ पे जो है लगभग 8 से 10 लोग रहेंगे, है ना। 8 से 10 लोग रहेंगे, सभी क्या रहेंगे, साइंटिस्ट रहेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपको बैठना, बीच में सीट रहेगा। अब दूसरा आता है कि सर ड्रेसिंग सेंस के बारे में क्या कहेंगे। तो दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, कोशिश करो कि आप फॉर्मल ड्रेस में जाओ, हो सके तो एक अच्छा ब्लेजर, है ना, कोई अगर आपका जिस तरह से मैं लगाया हूँ बाकायदा टाई वगैरह सब साथ में, और फॉर्मल ड्रेस में जाओ। क्योंकि आपका जो पहला इम्प्रेशन, जब आपका आई कांटेक्ट होगा ना, जो भी साइंटिस्ट लोग बैठे हुए होंगे, जब सबसे पहले आई कांटेक्ट होगा ना, तो सबसे पहले आपके वो ड्रेसिंग सेंस को ही देखेंगे कि एक्चुअली में ये बच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए है, समझ रहे हैं। आपका जो पोस्ट देख रहे हैं, आप जब बीटेक कर लोगे ना, तो साथ में आप साइंटिफिक ऑफिसर बनेंगे। इसका जो अगला पोस्ट का जो प्रमोशन होता है वो साइंटिफिक ऑफिसर होता है, समझ रहे हैं। आप साइंटिस्ट ऑफिसर बनने वाले हो, तो सबसे पहले तो ये कि आप साइंटिस्ट बनने वाले हो, आप में ड्रेसिंग सेंस है भी या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप केवल एक फॉर्मल ड्रेस में जाना है, ठीक है। ड्रेस का प्रॉपर ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों आता है अभिवादन। जब आप इंटरव्यू में रूम में इंटर कर रहे हो, तो यहाँ वहाँ पे जो है नमस्ते उस टाइप का नहीं अपनाना है। अभिवादन आपको प्रोफेशनली करना है। अभिवादन आपका प्रोफेशनली ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर आप आफ्टरनून में जा रहे हो तो गुड आफ्टरनून, कभी कभी मॉर्निंग में अगर जाओगे तो गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। इंटरव्यू रूम में मान के चलो, यहाँ से आप ये रूम है मान के चलो, है ना, आप मान लो कि ये रूम है। तो जब आप इंटर करोगे ना, तो आप इंटर करते वक्त तो जब यहाँ पे पहुँचने के बाद सबको अभिवादन करोगे। इसके बाद आपको बैठना नहीं है, आपको पूछना है।
आपके सबसे सामने में, मैंने इसलिए अलग कलर से यूज किया हूँ, सामने में आप मान के चलिए कि इन सबका जो मेन होते हैं, है ना, ये जो सामने वाला जो व्यक्ति होगा ना, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन ये बात मैक्सिमम को नहीं पता। ये सामने वाला व्यक्ति ना आपका मान के चलिए कि यहाँ पे आपके डैड हो गए। अब बोले ऐसा क्यों? हमारे पापा क्या करते हैं कि जब भी हम किसी गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमारे पापा हमको गाइड करते हैं, हमको समझाते हैं। ये गार्जियन हो गए। ये जो सबसे मेन व्यक्ति होता है ना, वो ज़्यादातर मतलब मैंने 2-3 इंटरव्यू दिया हूँ, उसमें मैंने देखा कि वो बीच में ही होते हैं और ये आपको बीच बीच में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है अभिवादन करना है एक स्माइल के साथ करना है। काफ़ी गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, इस तरीके से, है ना, आपको अभिवादन करना है। इसके बाद आपको पूछना है क्या क्या मैं बैठ सकता हूँ, और जब तक बोले ना तब तक बैठना नहीं है, बोले तो फिर आपको बैठ जाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभिवादन और ड्रेस से संबंधित जानकारी। इसके बाद आता है दोस्तों अपना इंट्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है दोस्तों। मतलब किन्हीं को लगता है कि इंट्रोडक्शन नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नॉर्मल नहीं। यही वो पॉइंट है जहां से आपका इंटरव्यू जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहोगे ना, कर सकते हो। लेकिन आप यह था कि आप इंट्रोडक्शन में क्या बोलो। सबसे पहला बात इंट्रोडक्शन में, बनावटी बात मत बोलो। बनावटी बात मत बोलो। क्यों? मतलब अक्सर लोग सोचते हैं ना कि अरे यार इंटरव्यू में जैसे कि मुझे ये पूछेगा, अगर मैं बोल दूंगा जैसे कि हॉबी क्या ही पूछे, अरे यार मैं बोल दूंगा कि मैं कबड्डी खेलता था ज़्यादा, तो नहीं यार वो अच्छा चीज़ नहीं है, चलो मैं कबड्डी नहीं, क्रिकेट सब बोलता है अच्छा तो चलो मैं क्रिकेट बोल देता हूँ। नहीं बोलना है। आप जो करते हो ना एक्चुअल वही बोलो, क्योंकि आपका जो भी इंटरव्यू का जो मूव होगा उस आपका इंट्रोडक्शन से ही होगा। इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ी पॉइंट जो मुझे 2-3 इंटरव्यू में मुझे महसूस हुआ है कि वो हॉबी होता है। मुझसे भी हॉबी पूछा गया था, तो पता है मैंने बोला एक्चुअली मुझे जो है वेब डेवलपिंग का शौक है। तो मैंने बोला कि सर मैं वेब डेवलपिंग करता हूँ और नए आइडिया के बारे में मुझे जानकारी लेना और मुझे इंटरनेट से जानकारी ग्रहण करना ये मुझे अच्छा लगता है। तो वो बोला कि ये तुम कैसे जानते हो? तो मैं बोला सर कि एक वही काम है वेब डेवलपिंग का, है ना, जिसको मैं वेब डेवलपर का काम है जिसको मैं लगातार 24 घंटे काम किया हूँ भाई। मतलब मैं 24 घंटे तक मैं इस काम को करते रह जाऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब मैंने लगातार किया। जब मैंने ये सर को बताया तो काफ़ी सर को अच्छा लगा कि ये चीज़ें सही में बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ सही है। तो आपको अपने हॉबी को इस तरीके से बताना है, क्योंकि उससे आपका इंटरव्यू का जो मूवमेंट होगा वो डिसाइड होने वाला है। तो आपको उस हॉबी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको हॉबी से भी क्वेश्चन आता है और हर इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा और आपके हॉबी से क्वेश्चन आना तय है। ये तो आप मान के चलो 100% एक क्वेश्चन आपको आएगा कि भाई बताओ। तो मुझे वेब डेवलपिंग से कुछ पूछे थे तो मैंने वो बताया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आती है जानकारी कि आप अगर अनकंफर्टेबल आप अपने आप को फील करो, जैसे कि कभी होता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। मैं पैनल में गया बैठा लेकिन फिर भी घबराहट महसूस हो रही है, तो उस वक्त अपने को क्या करना चाहिए? तो जब भी घबराहट महसूस हो ना तो थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए। उसके कारण से मैं इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल था तो मुझे सर ने बोला कि एक काम करो पानी पियो, तो मुझे पानी पिलाया गया। तो आपको रिलैक्स करवाया जाएगा। वहाँ पे बाकायदा जो सर रहेंगे ना, जो सीनियर रहेंगे ना, वो आपको बहुत रिलैक्स से पूछेंगे, आप कंफर्टेबल हो जाकर बोले चलो ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि अब आप बताओ कि आप रिलैक्स हो गए? बोले हाँ। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करें। वो मेरे साथ किए थे सर, मुझे रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि मुझे मतलब आइडिया ही नहीं था कि कैसे इंटरव्यू देना है। मैंने कोई मॉक भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था। तो मुझे रिलैक्स करने के लिए सर मुझे थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक टाइप का थोड़ा सा मतलब किए थोड़ा सा। फिर बोले अब बताइए शिव कुमार सिंह जी, आप कौन कौन से सब्जेक्ट का तैयारी करके आए हैं? तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करके आएंगे। ध्यान रखिएगा, आपने जिस भी सब्जेक्ट का नाम बोला उसमें आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो भी कॉन्सेप्ट। क्योंकि इंटरव्यू में ना आपको 2 ही चीज़ चेक किया जाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्सेप्ट, ठीक है। और सहनशीलता जो मैं यहाँ पे एग्जाम मतलब जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित अगर बात किया जाए तो 2 ही चीज़, कॉन्सेप्ट और आपका जो भी पैशंस रहेगा वो। तो दोस्तों अब आता है कि मैं किस सब्जेक्ट का नाम बोलूं। तो जैसे कि मैंने बोला था मेजरमेंट, मेरा मेजरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब
पटदार सर से पढ़े हैं भाई। तो मेरा मेजरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब मैं मेजरमेंट में बहुत अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता, पूरा कॉन्सेप्ट भी पता है। तो मैंने पहले नंबर पे मेजरमेंट बोला, इसके बाद बोला कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसके बाद बोला था मैं पावर सिस्टम मशीन, फिर मतलब इस तरीके से। इसके बाद मतलब ठीक है, मतलब इसके बाद लेकिन मेरा स्टार्ट तो हुआ मेजरमेंट से। तो अब मैं अपना बताता हूँ। अब मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ कि मुझसे क्या क्या पूछा गया था उस सेक्शन में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन जब ये अरेंज किया गया कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या होने वाला है, तो मैंने क्वेश्चन सब्जेक्ट बता दिया। फिर जो मैंने बता ही दिया कि मेजरमेंट, पावर सिस्टम, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बताया, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल। फिर मुझसे मेजरमेंट में क्वेश्चन पूछे गए। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेजरमेंट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों मुझसे मेजरमेंट में जो पूछा गया था ना, वो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। PMMC इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे वर्सेस MI इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों में डिफरेंस पूछा था। और भाई पाटीदार सर ने तो इसको इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया था कि ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक चीज को नोटिस करना है कि अगर आपको इंटरव्यू में ये बोल रहा है कि PMC MI इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस बताओ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको वो हर चीज बताना है जो आपको पता है, मतलब हर वो डिफरेंस जो आपको पता है। लेकिन अगर आपको ये बोले कि PMMC और MI में 2 डिफरेंस बताओ, तो आपको सिर्फ 2 ही बताना है, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। तो मुझसे ना ये बोला गया था PMC और MI इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस बताओ। मैं बहुत अच्छे से और कम से कम तो मान के चलो कि 8-10 डिफरेंस बता दिया, और एकदम कॉन्फिडेंसली पूरा बता दिया, ठीक है। तो आपको PMC और MI इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि मैंने बताया था, आपको भी अगर इस तरीके से पूछे कि सिर्फ डिफरेंस बताओ, है ना, किसी भी 2 चीज में पूरा बताना है और बहुत अच्छे से बताना है, कोशिश बहुत अच्छे से। पता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है? आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन। मेरे साथ यही हुआ। मैंने जो सबसे पहले मेजरमेंट से यही क्वेश्चन मुझसे पूछा और मैंने इतना अच्छा जवाब दिया। और पता है वो जो बीच में जो सीनियर सर बैठे थे ना, उसी ने ये क्वेश्चन पूछा था और इतना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि फिर मेरा पूरा इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छे से गया। इसके बाद दोस्तों आपको इससे ये अंदाजा लगेगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही आएंगे। अब PMC MI होगा। इसके बाद मुझसे एनर्जी मीटर के बारे में पूछा गया था। आप बोलिए कि एनर्जी मीटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और मुझसे क्या पूछा गया था। तो दोस्तों मुझे एनर्जी मीटर में जो है डिस्टेंस बिटवीन डिस्क एंड मैग्नेट के ऊपर कॉन्सेप्ट पूछा था कि डिस्क और मैग्नेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है एनर्जी मीटर पे, है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका रीडिंग पे, मतलब कि उसका रीडिंग कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बाय कॉन्सेप्चुअल। इसमें इसके साथ साथ में मुझे से जो है टॉर्क के बारे में भी पूछा गया था। एनर्जी मीटर में मुझसे टॉर्क के बारे में भी पूछा गया था। तो मैंने मतलब टॉर्क के बारे में इन द सेंस कि टॉर्क का मतलब कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो मैंने टॉर्क के बारे में जानकारी, डिस्टेंस बिटवीन, और इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो मेरा मतलब आप इस चीज़ को समझो कि मेरा जो है व्यू मतलब सर लोग के सामने बहुत अच्छा बनते जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको भी डील कर लिया बहुत अच्छे से। इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे से मैंने इसको भी डील कर लिया, इसको भी डील कर लिया। इसलिए आपको इसलिए मैं बोलता हूँ आपको पहले नंबर पे उस सब्जेक्ट को रखना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। मैंने बाकायदा सबको बहुत अच्छे डील किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा मतलब जैसे होता है ना कि हड़बड़ाहट हो जाती है ना, जब आपके सामने में जब 10 साइंटिस्ट बैठेंगे ना तो थोड़ा सा घबराहट हो ही जाती है। मैं घबरा रहा था। तो जब घबरा रहा था ना तो सर बोले आप क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिए। फिर मैंने रिकॉल किया अपने आप को, फिर नहीं सर सॉरी सर, ऐसा ही किया। तो फिर मैंने रिकॉल करके सही कर लिया, लेकिन फाइनली मैंने सही कर, मतलब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैं गलत भी जा रहा था थोड़ा सा, लेकिन फिर तो सही कर लिया। तो मेरा अल्टीमेटली जो व्यू है उन लोगों के सामने में बहुत अच्छा बनते गया। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों फ्लक्स मीटर के बारे में पूछा गया था।
मुझे फ्लक्स मीटर के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया था। इसका भी मैंने बहुत ही ताबड़तोड़ जवाब दिया, जिस कारण से मेरा मेजरमेंट का जो एक सर प्रॉपर अकेले लिए थे। तो मुझे जो लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उनका कंट्रीब्यूशन 10 नंबर का होगा तो मुझे जो लगता है कि इसमें मुझे कम से कम 9 मिल रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसको इतने अच्छे से जवाब दिया। और हो सकता है आउट ऑफ 10 भी, मतलब 10 आउट ऑफ 10 भी मिले हो। तो इसीलिए पहले नंबर पे उन सब्जेक्ट को रखना है जिसके बारे में आपको महारत हासिल हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। ये तो मैंने जानकारी दे दी, इन जानकारी को मैंने कैसे दिया, इसको थोड़ा सा बताने से पहले थोड़ा सा मैं पीछे का एक आपको बताता हूँ, एक बात जो मेरे साथ घटित हुई और आपके साथ न होना चाहिए, इसलिए मैं ये बता देता हूँ। एक्चुअली में जब मैं इंटरव्यू में रूम में जब इंटर करने वाला था, तो मुझे 10 बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। उस दिन, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उस दिन 10 बच्चों को बुलाया गया था। तो पहले नंबर पे एक जनरल कैटेगरी का लड़का था, है ना, और इसके बाद दूसरा से लेके और 10वीं तक जो भी थे ओबीसी कैटेगरी का ही था, मतलब जनरल में भी ओबीसी वाले क्वालिफाई किए थे, ठीक है। अब मैं 10 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक यूआर का सीट था, मैं बताया था, और एक ओबीसी का, SC ST से, मतलब चूंकि हम उस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं है तो उसमें जा नहीं सकते, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक यूआर का, एक ओबीसी का, ठीक है। तो ये जनरल का जो लड़का था ना, ये और ये रहा मैं, ये पहले नंबर पे इनका था और दूसरे नंबर पे मेरा इंटरव्यू था। मैंने क्या किया, जब इसका जो ये दोनों, जब जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट जब आया रिटन का, तो मैंने जो है इनके साथ रूममेट रह गया था, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था कि ये एक्चुअली में लड़का कैसा है। अब बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात। तो जब ये इंटरव्यू दे के आया ना, तो जब मुझे बुलाया गया ना, मैंने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, और आपको इंटरव्यू में ज़बरदस्ती नहीं ले जाएगा जब आज तक आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो मैंने बोला कि मैं क्या पता क्या सोच रहा था कि ये बंदा आ रहा है, आ गया तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। मैं उनसे पूछा कि एक बात बताओ कि आपसे क्या क्या पूछा गया है और कितना जवाब दिया। वो उसने बोला 100%। अरे तरीके 100%, मतलब उसने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। मतलब कुछ देर के लगा तो मेरा नहीं सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यार ये तो 2 ही सीट है, एक यूआर का ही लेके चला ही गया, एक यूआर को लेके ये चला गया। अब क्यों? क्योंकि यार 100% का जवाब दे दिया, तो समझ रहे हैं, तो मेरे लिए तो सीट बचा ही नहीं यार। एक ये लेकर चला गया, अब 9 लड़का ओबीसी का है, 9 लड़का ओबीसी का है, मान के चलो, तो एक जरूर थोड़ी कि हम ही होंगे कोई लेके, मतलब मैं तो नहीं आऊँगा यार, मुझे जो लगता है। अब इसके पीछे के न आने का एक और सबसे बड़ा कारण बताऊं कि ये 10 जो बच्चे थे ना, उसमें से मात्र 3 या 4 बंदे ही ऐसे थे जो फ्रेशर थे, जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रखा था। बाकी जितने भी 7 या 6 जो बंदे थे ना, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। वो क्या है? ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। जिस कारण से ना मेरे माइंड पे ना एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि यार एक ऐसा लड़का है, मतलब इस फ्रेशर में एक ये जनरल का लड़का था, तो लगा जनरल वाला तो एक फ्रेशर ये लेकर चला गया, बाकी सब तो ये मतलब बहुत पढ़ने में बहुत तेज होगा, इसलिए यार मेरा तो पत्ता गोल होगा, क्योंकि इसी में मेरा तो क्या, मैं तो फ्रेशर हूँ। तो एक ना मैंने जो गलती की, आप मत करना, मैंने इससे पूछा, ये पूछ के गलती की, आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है यार। अगर आप ये करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको किसी से भी पूछना नहीं है। आपका जब इंटरव्यू हो रहा, किसी से नहीं पूछना है, आप जैसा भी जाए अपने हिसाब से, पूछना नहीं है किसी से, ठीक है। और न ही बहाना बनाना है कि मैं बाद में जाऊंगा। दूसरा जो मुझे जो एक डिफरेंस देखने को मिला कि जब मैंने से पूछा कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो पता है जब उनके पावर सिस्टम के बारे में बताया, फेराटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, इंडक्शन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, यही सब पूछा है। यार इतना आसान है क्या? इतना नॉर्मल चीज़ है, मैं भी 100% का फिर जवाब दे सकूँगा। लेकिन मैं पता है टोटल में मुश्किल से 70% क्वेश्चन का ही जवाब दे पाया, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उस 100% का जवाब दे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक्चुअली में ये हुआ क्यों? तो इंटरव्यू का सबसे बड़ा जो अब आता है, तो दोस्तों इंटरव्यू में जो है
जो सबसे बड़ा अहम रोल लगाता है वो आता है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। तो मैंने जब उस यूआर के जो बच्चे लोग दोस्त थे तो उससे जब मैंने पूछा तो जो बोला था 100%, लेकिन मेरा मात्र 70% का जवाब मैंने दे पाया था। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन था ना, मैंने जो भी क्वेश्चंस का जवाब दिया वो मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अब बोल्ड आवाज बोल, मैं ऐसा नहीं कि चिल्ला के, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मुझे आता है तो हाँ ठीक है आता है तो अच्छे से बोलो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं आता है नहीं आता है, ये नहीं सर मैं पढ़ के नहीं, मतलब जैसे होता है ना थोड़ा सा, मतलब वो ना नुकुर करके टाइप उस स्टेशन के, मतलब नहीं आता है, मतलब नहीं आता है। कि जब आप बोलोगे ना कि सर मैं सॉरी सर मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको ना नुकुर टाइप का नहीं करना, आधा जरूर जानकारी नहीं था, ना आता है मतलब नहीं आता है, आता है मतलब पूरी जानकारी दो, ठीक है। उस यूआर का जो बंदा था 100% जवाब दिया, लेकिन पता है उसका कमी क्या था। उसे जब क्वेश्चन मैं खुद उनसे जब बात किया तो मुझे जब पता चला, मैं कुछ जैसे कुछ पूछता था ना, अच्छा क्या बोले, नहीं नहीं ठीक था, नहीं नहीं बहुत अच्छा गया, तो ठीक है मैंने बहुत अच्छा, मतलब उनकी आवाज़ में ना वो दम नहीं दिख रहा था, जो दम आपको इंटरव्यू में दिखना चाहिए। और मतलब मेरा क्या है, थोड़ा सा आवाज़ हमेशा से ही बोल रहा है ना, थोड़ा तगड़ा आवाज़ रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। मैं जनरली मैं बताऊं दोस्तों कि मेरा आर अकेडमी सिलेक्शन होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब मैं अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो मेरा कॉन्फिडेंस ही है, वो मेरा आवाज़ का जो बोल्डनेस है ना वही है। और इसी कारण से जो है मेरा जो है इंटरव्यू में बाकी बच्चों का सिलेक्शन न होकर मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसका कारण सबसे बड़ा ये। तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा, आपको किसी दूसरे से नहीं पूछना है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, क्या क्वेश्चन पूछे, डजंट मैटर। भाई उसको जो पूछा गया था मुझे तो पूछा ही नहीं, वो जनरल का जो लड़का था उससे पावर सिस्टम के बारे में पूछा था, मैं तो पावर सिस्टम का दिया था दूसरा नंबर पे ही दिया था या तीसरा नंबर पे, पावर सिस्टम से मुझे एक भी क्वेश्चन ही नहीं आया, तो बताओ। तो इसलिए क्वेश्चंस कैसा होगा वो फुल्ली डिपेंड करता है आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, आपने जो हॉबी बोला था, आप जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब अपने इंटरव्यू को, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना सामने से वो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। डजंट मैटर कि पीछे मतलब किसी और बच्चों से क्या पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने अभी एक सब्जेक्ट का जिक्र पीछे कर दिया, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूँ कि एक्चुअली मुझे मशीन से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मशीन से पता है इतना कोर सब्जेक्ट है यार, मशीन पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल, लेकिन मुझे नहीं पूछा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है आपको किसी से पूछना नहीं। मशीन से पता है सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे ही क्यों टॉर्क जनरेट करता है, व्हाई, और इंडक्शन मोटर जो है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे ही अपना टॉर्क क्यों जनरेट करता है। तो इस संबंध में मुझे पूछा गया था, तो मैं जो भी मतलब बताया था, मतलब एक तो लॉकिंग टेंडेंसी के बारे में बताया था कि सिंक्रोनस मोटर जो है एक चूंकि लॉकिंग फिनोमेना पे काम करता है, तो वो मैं बताया था, और भी कुछ बताया था, मतलब मैंने 2 रीजन दिया था वहाँ पे, ठीक है, एक मुझे याद नहीं आ रही अभी, ठीक है। और इंडक्शन मोटर के मतलब वही बताया कि चूंकि मतलब इसमें स्लिप का कॉन्सेप्ट मैंने इसी में ऐड करके इंडक्शन मोटर को मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था स्लिप का कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। मशीन से सिर्फ यही क्वेश्चन आया, कुछ नहीं आया, पावर सिस्टम से 0, मशीन से 2, सिर्फ 1। अब देखो मेजरमेंट से मैं बता दिया पीछे कि कितना क्वेश्चन आया। अब पता है जिसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था वो आता है, देखो सिग्नल सिस्टम। यार मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि सिग्नल सिस्टम में मैं क्या बोलूँगा जब मुझे क्वेश्चंस आ गए, तो क्योंकि सिग्नल सिस्टम का मतलब 1% भी मैंने ये अंदाज़ा नहीं लगा कि सिग्नल सिस्टम से आएगा क्वेश्चन, लेकिन वो तो अच्छे क्वेश्चंस आ गए जो कि पता होते हैं। तो सिग्नल सिस्टम से भी मुझे क्वेश्चन पता है, सिग्नल सिस्टम से क्या मुझे क्वेश्चन आए, टाइप्स ऑफ टेस्ट सिग्नल, जो भी टेस्ट सिग्नल होते हैं तो आपको पता है, अगर आप भी इलेक्ट्रिकल तो पता ही होगा
कि कौन कौन से टेस्ट सिग्नल होते, कौन कौन होते, इम्पल्स, रैंप, स्टेप, पैराबोलिक, तो मैंने भी बुरा बताया। इसके बाद मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि इम्पल्स सिग्नल को एक्सप्लेन करो, तो मैंने फिर इम्पल्स सिग्नल को एक्सप्लेन किया। फिर मतलब उसमें स्टेप सिग्नल को, फिर रैंप सिग्नल को, फिर पैराबोलिक, मतलब मैंने सबको एक्सप्लेन मुझसे करवाया। तो इंटरव्यू में इस बात का भी ध्यान रखिए आप लोग कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा भी अगर आप मूव करेंगे जिसमें कुछ भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपने ब्रांच से संबंधित जितने भी पेपर हैं सबको एक बार पढ़ के जाएं अच्छे से। अगर आपका भी इंटरव्यू है तो आप अच्छे से सबको पढ़ के जाएं, लेकिन हाँ कोर पेपर को अच्छे से फोकस करके जाएं, जैसे मशीन, पावर सिस्टम, है ना, अपना जो नेटवर्क हो गया, मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये आपको मेजरली इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके जाना है। अब बाकी भी कुछ कुछ आ सकते हैं तो इसको भी ध्यान रखिए। इसके बाद मुझे आता है कंट्रोल सिस्टम। तो यार किसी एग्जाम में भी नहीं आता मुझे कंट्रोल सिस्टम, पता है मुझे इंटरव्यू में पूछ लिया गया था। उसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे, पोल जीरो कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, तीनों के बारे में बताया। इसके बाद उसका डायग्राम पूछा और फार्मूला जैसे इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर का जो फार्मूला होता है, सिग्नल को इंटीग्रेट करने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो उसका वो फार्मूला पूछे थे। और डायग्राम बाकायदा पूछे थे कि कहाँ पे जो है फीडबैक लगेगा, कहाँ पे अपन इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो वो पोल जीरो कॉन्सेप्ट में पूछा था कि पोल ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, है ना। और इंटीग्रेटर पोल ऐड करता है या जीरो ऐड करता है, डिफरेंशिएटर पोल ऐड करता है या जीरो ऐड करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे कंट्रोल सिस्टम से पूछे, जबकि मैंने चर्चा भी नहीं की थी, अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें चर्चा भी नहीं की थी। तो इस बात को आप ध्यान से सुनते जाइएगा कि मुझे वो क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं जिसको मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में कवर नहीं किया था। इसके बाद मुझे जो एक नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसमें भी पता है क्या न्यूमेरिकल पूछा गया था यार। अब ये ताजुब की बात है ना, ये न्यूमेरिकल पूछा गया था ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस का। और मेरा मतलब इंटरव्यू ऐसे बढ़ते होते आप यकीन नहीं करोगे, मेरा इंटरव्यू लगभग 1 घंटे के आसपास हुआ था। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही चला गया था, 1 घंटे थोड़ा ज़्यादा ही चला गया। क्यों? क्योंकि मैं जवाब बहुत अच्छे से दे पा रहा था, बहुत अच्छे से दे पा रहा था, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 1 घंटे चला गया। तो ये मेरा सिग्नल सिस्टम के बारे में कि मेरे कुछ क्या क्या पूछा गया, मेजरमेंट के बारे में बता दिया, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, नेटवर्क थ्योरी। तो मुझसे जो लगभग पूछा गया था लगभग दोस्तों मैंने यहाँ पे वो जिक्र कर दिया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है, ठीक है यार मेरा तो सिलेक्शन हो गया, अब आपको कैसे तैयारी करनी है उस बिंदु पे आते हैं। आपको मतलब किन किन चीज़ों पे, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, इंटरव्यू का तैयारी करो, तो भाई तैयारी में करें क्या, किस चीज़ को करें। जैसे पढ़ाया तो बहुत जाता है, क्या इंटरव्यू में उतना पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो अब मैं बताता हूँ। इससे क्या होगा, आपको इंटरव्यू की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। ये क्लीन ऑल, ओके, पेन पे आ गया, ठीक है। तो आपको जो भी विषय होगा, जो भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपका जो भी यूनिट होगा, जो भी आपको चैप्टर होंगे उनके ना, और जो भी जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट का बात किया जाए तो मेजरमेंट में बीएमसी हो गया, उसका ना वर्किंग प्रिंसिपल जरूर आना चाहिए। मतलब मैं अब बहुत ये काम की बात बता रहा हूँ कि एक्चुअली में पूछा क्या जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है। आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी चीज़ का, मशीन का ही वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, आपको फेजर डायग्राम जरूर आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आपको फेजर डायग्राम जरूर आना चाहिए, क्योंकि फेजर डायग्राम पूछा जाता है, लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया वो अलग बात है, लेकिन फेजर डायग्राम पूछा जाता है। इसको बहुत अच्छे से कभी नोट करके रख लेना आप लोग, है ना। फेजर डायग्राम के बाद आता है जो भी आपको ब्लॉक डायग्राम हो, जिसका भी ब्लॉक डायग्राम हो, सबका ब्लॉक डायग्राम नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल,
न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल। इसके बाद दोस्तों जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट। थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में आपको जो इंटरव्यू का तैयारी करना है ना, आपको मान के चलिए कि बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। कभी कभी आपको डेरिवेशन पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो आप इन बिंदुओं पे काम करके जाएं। ये आपको मैंने कंक्लूजन बताया कि आपको तैयारी किन किन पॉइंट पे करनी है। आपको सबका फेजर डायग्राम पता होना चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, फेजर डायग्राम पता होना चाहिए, जो भी इसका ब्लॉक डायग्राम होगा वो पता होना चाहिए। ये ब्लॉक डायग्राम पता है मुझे, मैंने जब IPR का साइंटिफिक असिस्टेंट का जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझे वहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद न्यूमेरिकल आना चाहिए। न्यूमेरिकल जो है आपसे पूछा जाता है, मुझसे खुद मैंने 2 इंटरव्यू दिया, ये DAE का ही, एक IPR में और ARCAT में, दोनों में मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए गए। तो आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूछा जाए, जैसे मैं बताया कि सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे ही क्यों टॉर्क जनरेट करता है, और इंडक्शन मोटर जो है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे ही क्यों टॉर्क जनरेट करता है। तो आपको ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। डेरिवेशन छोटे छोटे पूछ सकते हैं, अगर पूछेंगे ना तो छोटे छोटे पूछ सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल देगा कि चलो ठीक है वो डेरिवेशन करो, एक रेक्टिफायर का वो कौन फार्मूला वो अपने को भी याद नहीं होता, तो वो नहीं आपको डेरिवेशन पूछेंगे। छोटे छोटे डेरिवेशन पूछेंगे कि चलो ठीक है कि आप जो है जैसे कि 5 आपको दिया हुआ है 5 m sin ओमेगा टी, तो इससे जो है आपका EMF का डेरिवेशन करो, इस टाइप का ही आएगा, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं आएगा। तो आपको किन किन टॉप मतलब पॉइंट पे आपको काम करना है, ये चीज़ हर सब्जेक्ट में होगा दोस्तों। ये तो ये बिंदु है कि आपको इन बिंदु पर काम करना है, और ये आपको हर सब्जेक्ट में यही आपको काम करना है दोस्तों। तो मैं ऑलमोस्ट चीज़ों को मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ डिलीवर करने का, और अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट में मैं जवाब दे दूंगा, है ना। कमेंट में मैं जवाब देखता रहूँगा, कमेंट को मैं जवाब दे दूंगा। और भी चीज़ अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, जो कि हाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, एक्स्ट्रा में क्या मैं वो बताता हूँ। एक्स्ट्रा में आपने जो प्रीवियस आपका जो डाटा है, जैसे कि आपने 10th किया, आपको पता है आपको 10th का मार्कशीट वहाँ पे देखा जाए, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पहले से ही डाटा होता है पूरा आपका डॉक्यूमेंट। तो एक्स्ट्रा में जैसे अगर आपने 10th किया है या फिर आपने 12th किया है, आपने जो भी किया है उससे आपको क्वेश्चन 100% 1-2 पूछ ही जाते हैं। अब जैसे कि मुझे क्या आया था मैं पता है, मुझे मतलब मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पता होगा, मुझे पता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मुझे बोले ना कि अरे आपका मैथ में तो बहुत अच्छा है 10th 12th में। बोले सर ठीक है सर अच्छा है, बोले क्वेश्चन पूछूं, तो हाँ सर पूछिए। वहाँ पे ये नहीं बोला कि मत पूछिए, क्योंकि जब आप ये बोलोगे ना मत पूछिए तो फिर आपको लग जाएगा कि यार आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। भले ही ऐसा हो सकता है कि अगर वो क्वेश्चन पूछे तो इसको बोले सॉरी सर मतलब अभी वो याद नहीं है। अगर लगे कि वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो वो जब बोल सकते सर सॉरी सर मुझे अभी इस चीज़ के बारे में याद नहीं है सर, भूल गया हूँ, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मत कहना कि मत पूछो। अगर बोले कि आपका मैथ में बहुत अच्छा है तो आप बोले हाँ सर पूछ सकते हैं, आप पूछो। अगर बोले कि पूछना है तो मुझे मैथ से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और हॉबी से भी क्वेश्चन आए थे, सब्जेक्ट जो दिया था उससे भी क्वेश्चन आए थे, और जो सब्जेक्ट नहीं दिया था उसी से सबसे ज़्यादा आए थे। तो ध्यान रखिएगा, आपको हर चीज़ पे काम करके जाना है। लेकिन हाँ एक मैंने जो बता दिया इन बिंदुओं पे काम कीजिए और अपनी जर्नी को आप स्टार्ट कीजिए बहुत अच्छे से, है ना। आई विश कि आप लोग का सिलेक्शन हो, है ना, क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। तो आप आई विश कि आपका उसमें सिलेक्शन हो। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.